बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर ज़हेर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। खुदा वंद ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने एज़मा पे यानी दमा पे बनाई थी, जिसमें मैंने बताया कि दमा की वजूहात क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका इलाज क्या है। ये उसी वीडियो का अगला हिस्सा है। ये COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ को लेकर ये सेशन चल रहा है और ये अगला सेशन है जिसमें मैं आज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, पिछली वीडियो एज़मा पर बनाई गई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और वीडियो के आखिर पर उसका कार्ड भी मैं वीडियो पर लगा दूंगा, वो आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसे नाम से जाहिर है कि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई की, एयरवेज की, यानी ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, जिसके नतीजे में अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी अलामात पर। तो सबसे पहले मरीज़ आके हिस्ट्री जो देता है उसमें मरीज़ कहता है कि मुझे 2 से 3 महीने से कम से कम 3 महीने से खांसी है और खांसी के साथ बलगम आ रही है, यानी कफ विद स्पूटम। कम से कम 3 महीने से खांसी की हिस्ट्री देता है। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और दिल की धड़कन तेज़ रहती है। विस्लिंग साउंड होती है सांस लेने पर, यानी सीटी की आवाज़, इसको हम विजिंग कहते हैं। यानी अगर स्टेथ लगाकर उसके फेफड़ों को देखा जाए तो उसमें सीटी की आवाज़ आती है, इसको विजिंग कहते हैं। मरीज़ कहता है कि मैं हर वक्त थकावट महसूस करता हूँ, मेरे जिस्म में थकावट रहती है। तो ये 2 बीमारियों में ये अलामात आती हैं। सबसे पहले क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या फिर ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़ों की टीबी। फेफड़ों की टीबी पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें साथ में वज़न कम भी होता है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन ये है कि उसमें फिर हम टेस्ट करते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई का। अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम टीबी की दवाई 9 से 12 महीने तक मरीज़ को खिलाते हैं। तो लिहाजा मैंने आपको अलामात जो बताई हैं उनमें सांस में सीटी की आवाज़ आती है, 3 महीने से 4 महीने की कम से कम हिस्ट्री होती है कि मरीज़ को 3 महीने से कम खांसी है और बलगम वाली खांसी है। और बलगम 4 किस्म की हम डॉक्टरी में देखते हैं, सफ़ेद, पीली, सब्ज़ और काली। तो ये इस आहिस्ता आहिस्ता ये काली होना शुरू हो जाती है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में अक्सर जो बलगम है उसका रंग काला होता है या फिर सब्ज़ भी हो सकता है। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस छोटा होता है, फटीग होती है, यानी कि जिस्म में थकावट रहती है, दिल की धड़कन तेज़ रहती है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। तो इसकी सबसे पहली वजह जो है वो एज़मा है, यानी COPD में दमा सबसे पहली वजह है। दूसरी वजह इसमें फैमिली हिस्ट्री है। तीसरी वजह इसमें स्मोकिंग है। चौथी वजह इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, नमूनिया है। ये मुख्तलिफ इन्फेक्शंस की वजह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। और फिर एयर पोल्यूशन बहुत बड़ी वजह है कि एयर पोल्यूशन की वजह से ये मसाला होता है। इसके बाद मरीज़ में देखते हैं कि वो काम क्या करता है। अगर वो कोल माइनिंग करता है, कोयले की कान में काम करता है, या नमक की कान में काम करता है, या वो मरीज़ जो है वो भट्टे पर काम करता है या सड़कें बनाने का काम करता है, तो उनमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के चांस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं इसकी तशख़ीस की कि इसकी तशख़ीस कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसकी तशख़ीस के लिए, डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है, जिसमें स्पायरोमेट्री, जो मैंने एज़मा की वीडियो में भी बताया कि एक आला है जिसमें मरीज़ को दिया जाता है कि इसमें सांस लें। तो वो फेफड़ों की ताकत देखी जाती है कि इसके फेफड़े कितना काम कर रहे हैं, तो कितनी हद तक ये नॉर्मली आराम से सांस ले सकता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में स्पायरोमेट्री बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा चेस्ट एक्सरे करते हैं। तो चेस्ट एक्सरे में लंग्स का जो हिस्सा डैमेज होता है वो एक्सरे में नज़र आ जाता है। फिर इसके मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे CBC की जाती है कि इसको कोई एलर्जी तो नहीं है, इसिनोफिल्स देखे जाते हैं। आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट किया जाता है कि मुख्तलिफ गैसेस टॉक्सिन्स की वजह से भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, तो वो देखा जाता है कि इसमें मुख्तलिफ जो गैसेज हैं उनकी मिकदार जिस्म में कितनी है। उसके अलावा दिल की धड़कन तेज़ होने की सूरत में हम ECG करते हैं और एकोकार्डियोग्राफी करते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो ये देखना है कि इसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है किस वजह से। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मरीज़ सिगरेट या हुक्का पीता है तो उसको सिगरेट या हुक्का से मना किया जाता है कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद किया जाता है। उसके अलावा बिल्कुल एज़मा की तरह इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। उसके अलावा स्टीरॉइड्स देते हैं और मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। कुछ IV यानी इंट्रावीनस वेन के ज़रिए टीके की सूरत में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, या फिर ओरली एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं,
ताकि जो बलगम है, जो रेशा है, वो जल जाए। उस पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, चूँकि फेफड़े उसके ठीक से काम नहीं कर रहे, तो जिस्म में ऑक्सीजन पूरी नहीं होती, तो उसको ऑक्सीजन लगाई जाती है ताकि ऑक्सीजन थेरेपी से उसके जिस्म में ऑक्सीजन पूरी हो जाए। उसके अलावा वैक्सीन्स दी जाती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है या कोविड-19 की वैक्सीन है या सार्स की वैक्सीन है, ताकि ये फ्लू से, कोविड-19 से और ऐसी तमाम बीमारियां जैसे कि इन्फ्लुएंजा वगैरह इन चीज़ों से बचा रहे। इससे बचने के लिए, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिगरेट छोड़े जाएं। उसके अलावा अगर किसी ऐसे इलाके में है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है और जहाँ पर हवा में केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ से माइग्रेशन करवा ली जाती है कि कुछ अरसे के लिए मरीज़ को उस इलाके से दूर रखा जाता है, और अगर मरीज़ को दमा है तो दमे का इलाज साथ किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्रोग्नोसिस की, आउटलुक की, कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से ज़्यादा क्या हो सकता है। देखें, ये एक दफ़ा डैमेज हो जाता है, फेफड़ों की नालियाँ अगर डैमेज हो गई हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये काबिल इलाज है, इससे परेशान नहीं होना। अगर मरीज़ अपनी एहतियात करे, मास्क लगा के रखे, एंटीबायोटिक्स लेता रहे, स्टेरॉइड्स लेता रहे, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपना ख्याल रखे और दवाई लेता रहे, तो वो मरीज़ बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। और ये कोई जानलेवा मर्ज़ नहीं है, ये काबिल इलाज है। अगर इसका बर वक्त इलाज हो जाए तो मरीज़ बहुत अच्छी और आसान ज़िंदगी गुजार सकता है। दोस्तों, मैं फेफड़ों की बीमारियों पर इसलिए ये वीडियोज़ बना रहा हूँ क्योंकि अब मौसम सर्दी का आ रहा है, तो ये जिन लोगों को ये मसला होता है, ये सिम्टम्स उनमें ये सीवियर हो जाते हैं, तो अक्सर दोस्त कहते हैं जी हमारे बुज़ुर्ग, हमारा फ़लाँ दादा या कोई ऐसा फैमिली में बुज़ुर्ग है जिसको ये मसला है, तो इस पर कोई ना कोई वीडियो बनाएं। तो ये चीज़ें परेशान होने की नहीं है, काबिल इलाज हैं। थोड़ी सी एहतियात से मरीज़ बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। मेन मकसद इसमें यह है कि सांस की नालियाँ खुली रहें। अगर बलगम है तो बलगम ख़त्म की जाए। अगर ये साथ में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, तो ये इलाज बहुत आसान है, ये मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये बहुत आसानी से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर किसी की फैमिली में भी अगर कोई मसला है सांस के रिलेटेड या किसी भी बीमारी के रिलेटेड और उसको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरे अस्पताल का एड्रेस भी है, वो विज़िट भी कर सकता है, आके वो चेक करवा सकता है। और अगर कोई नहीं भी आ सकता तो अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें। अगर कोई भी ऐसी बीमारी जिसकी समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में उस बीमारी के बारे में आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़।